नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको विदेशी फंडिंग से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। विदेशी फंडिंग FCRA के तहत रेगुलेट होता है। FCRA का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है। इसे साल 1976 में बनाया गया था और 2010 में इसमें संशोधन किया गया। कोई भी ऐसी गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन जो सामाजिक या सांस्कृतिक कामों के लिए विदेशों से चंदा लेना चाहती है, उसे FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। FCRA विदेशी चंदा लेने के लिए इजाजत तो देती ही है, साथ ही विदेश से मिल रहे फंडिंग पर भी नजर रखती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो फंडिंग मिल रही है उसका उद्देश्य क्या है और क्या वो किसी तरह की आतंकी फंडिंग तो नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी जानकारी भी रखना FCRA का काम है। अगर FCRA ने किसी तरह की गलत फंडिंग पाई या उस पर्टिकुलर NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकती है। तो ये थी बुनियादी जानकारी विदेशी फंडिंग और FCRA पर पूरी जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता अभिजीत जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो अगर आपका FCRA या विदेशी फंडिंग से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, 012061273937 और 012061273938। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। विदेशी फंडिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल करें। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताएं कि FCRA क्यों लाया गया। ये जो FCRA जो है, इसका एक एब्रिविएशन वर्ड है। इसका पूरा एब्रिविएशन जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब है कि हमारा इंडिया की बाहर में भी, दुनिया में कई भी कंट्री में अभी नया जो कॉन्सेप्ट आया हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम काम करते हैं। हम लोग का पिछले का जो अगर स्टोरी हम बताएंगे तो उसमें पता चलेगा कि हम लोग का ना एलिगेशन था कि सरकारी जो कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है वो पूरा पैसा नहीं आता है। तो हमें जो NGO लोग जो काम करते हैं, समाज को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, तो उसी के लिए हमें फंड की जरूरत है। तो एक फंड पहले क्या होता था, कोई भी मेरा जानकार रिश्तेदार रिलेटिव बाहर रहते तो वो मुझे मेरा फंड में पैसा दे देते और वो पैसा मैं दूसरा काम में यूज कर देता। तो जब गवर्नमेंट के पास पता चला कि एक विदेशी फंड आता है बल्कि वो कानून के तौर पे यूज नहीं होता है, तो इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लिया गया। ये पहले 1976 की था। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, कई सारी अमेंडमेंट हुआ। तो इसका मुद्दा जो मेन था कि फॉरेन में कोई रहते हैं, हमारा NGO को सपोर्ट करते हैं, हमारा किसी प्रिंसिपल को मदद करते हैं, तो हमें पैसे की जरूरत है और वो पैसा वो लोग मुझे सेंड करते हैं। तो इसको एक कंट्रोल होना चाहिए, अधिनियम होना चाहिए। इसीलिए ये कानून लेके आया और इसके बाद 2010 में भी इसका अमेंडमेंट आया, कई सारे संशोधन हुआ। तो मेन मुद्दा जो था, इसका टारगेट यही था कि हमारा जो बाहर से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसको एक रेगुलेशन होना चाहिए। इसीलिए एक FCRA कानून लिया गया। जी सर, वैसे तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दे दी है, लेकिन और विस्तार से इसको थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे कि FCRA के तहत विदेशी योगदान, कंट्रीब्यूशन या फंडिंग क्या होती है। इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसा मैंने पहले बोला कि हो सकता है कि हमारा कोई रिश्तेदार है बाहर में, विदेश में रहता है, या तो विदेश में कोई
ऐसा कंट्रीब्यूशन देने वाले कोई कंपनी है, एनजीओ हो सकता है जो हमारा इंडिया गवर्नमेंट से तहत रजिस्ट्री कोई संस्था को पैसा देना चाहता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमें ऐसा कुछ फंड दे सकते हैं जहां पे हम एसेट बना सकते हैं। एसेट के तौर पे मान लीजिए हम प्रॉपर्टी खरीद लिया, एसेट के तौर पे कोई सर्विस दे रहा है, कोई एसेट के तौर पे हमारा मान लीजिए कि कोई हम एक फंड बनाया, उसी फंड में वो पैसा दे रहा है। अच्छा, दूसरी भी ये हो सकता है कि जैसे हमारा ना एक स्कॉलरशिप हम लोग देना चाहते हैं बच्चे लोगों को, स्कूल गोइंग लड़का को स्कॉलरशिप देना चाहता है, तो वो विदेशी फंड हम उसी स्कॉलरशिप के लिए भी तौर पे हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी आप मान सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब हमारे यहाँ पे कैंसर रिसर्च के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो हमारा कोई कैंसर रिसर्च के लिए बाहर से कोई फंडिंग मुझे किया था 3 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कि उसमें चाह है कि एक हॉस्पिटल आप बनाओ और हॉस्पिटल में कैंसर की चिकित्सा होगा, कैंसर की पेशेंट को वहां पे ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम आपको देंगे। तो ये सारी चीज हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन से तहत हम मिल सकते हैं। जी सर, ये भी बताइए कि विदेशी योगदान कौन कौन प्राप्त कर सकता है? एक्चुअली विदेशी योगदान के लिए 2-4 संस्था है जिनको नहीं मिलना चाहिए, जैसा कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए वो नहीं मांग सकता है, जुडिशियरी नहीं मांग सकता है, मीडिया वाले नहीं मांग सकता है, पुलिस नहीं मांग सकता है, कोई सिविल सर्वेंट वो नहीं मांग सकता है। अच्छा, कोई एमएलए एमपी वगैरह जो होगा वो नहीं मांग सकता है। लेकिन आज के डेट में हमारा सबसे बड़े विदेशी फंड जो उसको मिला है, अभी नया जो कानून आया मैं आपको बताऊं जी, एक हमारा पॉलिटिकल फंडिंग करने के लिए एक नया गवर्नमेंट ने एक नया कानून लेके आया और उसमें से आप कोई पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं तो उसमें सोर्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इसी के तहत हमारा पॉलिटिकल पार्टी को बहुत पैसा मिल रहा है फॉरेन से, जिसका कोई अकाउंट है नहीं। तो ये भी एक बात है कि सरकार अपना सुविधा से पॉलिटिकल आदमी को सुविधा के लिए ऐसा तो कोई सारी कानून बना लेते हैं, लेकिन पहले जो टारगेट था इन सारी संस्था को पैसा फंडिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलना चाहिए था, ये पहले था तैयार। जी सर, विदेशी योगदान कौन कौन नहीं ले सकता आपने ये भी बता दिया है, इसके साथ ही कौन कौन विदेशी योगदान ले सकता है इसके बारे में भी आपने यहाँ पर चर्चा की। सर, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है? विदेशी योगदान लेने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होती है? जी, मैं आपको एक चीज बताऊं जी, मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहता है, उसके लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से तहत उनका संस्था को रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो हमारा कानून की तौर पे देखता है कौन कौन एनजीओ क्या काम करता है। अगर उसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमारा देश के खिलाफ, राष्ट्रों के खिलाफ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये होम अफेयर्स की तहत उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसमें कोई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, हो सकता है कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो सकता है, या तो कोई नया हमारा 2013 में एक नया अमेंडमेंट ले आया कंपनीज एक्ट में, जहां पे एनजीओ हम फॉर्म कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के तहत, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। बट ये तीनों संस्था जो मैंने बोला, इन ट्रस्ट एक्ट के तहत कोई ट्रस्ट है, कोई आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत कोई सोसाइटी है, या तो कोई कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन इन सभी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि होम अफेयर्स के तहत उसका जो ग्रांट उसको लेना है वो अप्लाई करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में,
और उसमें उसको डिटेल्स देना पड़ेगा कि हम किस चीज के लिए ग्रांट अप्लाई किया है और क्यों वो लोगों ने मुझे दे रहा है, और उसमें से डिटेल्स आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट के तहत जो भी कुछ उन्होंने इंटेंशन है सब कुछ लिखना पड़ेगा। इसके बाद इनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेपरेटली, मतलब जो अपना बैंक अकाउंट है उसके अलावा दूसरा बैंक अकाउंट इसको होना चाहिए जहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जमा होगा और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसी बैंक से तहत यूज होगा, जमा होगा, खर्च होगा और उसी बैंक अकाउंट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उसको रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा और वो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर ये मस्ट। आप क्या बोल रहा था? जी ठीक है सर, इसके साथ ही विदेशी योगदान कब गैर कानूनी हो जाता है, इसको भी हम आपसे यहाँ पर समझना, फंडिंग को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता अभिजीत जी। सर, सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि विदेशी योगदान कब गैर कानूनी हो जाता है और इस दौरान फंडिंग लेने वालों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पहले मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है और उसमें राष्ट्र विरोधी कुछ काम कर रहा है जो बाद में पता चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत, तो उसके लिए फेरा की FCRA की तहत उसको हमारा एक कानून है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की, उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है और उसको जेल भी जा सकता है, उसको साजा भी हो सकता है। ऐसा बहुत कुछ है जो हमारा FCRA की तहत गैर कानूनी माना जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एक कंट्रीब्यूशन उसी को मिलेगा जो एक प्रोजेक्ट में पैसा मांगेगा, कोई भी फंड किस कारण से, जो MHA से परमिशन होगा तब, और अगर इसके परमिशन के तहत उनको पैसा मिल गया और वो पैसा इन्होंने मान लीजिए कोई गैर कानूनी जैसा उग्रपंथी बाद में उसको यूज हो रहा है तो वो तो गलत माना जाएगा और उसमें उसका जेल वगैरह बहुत कुछ है वहाँ पे। मैं डिटेल्स आपको नहीं बताते क्योंकि ये हम लोग किसी एकेडमी की है, तो ये बात है कि गैर कानूनी जब माना जाएगा तो उसको उसके लिए साजा भी है और जेल भी है, बोथ है। जी सर, एनजीओ अगर FCRA के तहत विदेशी फंडिंग चाहता है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, एक तो है इन्होंने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है तो उसमें अगर ट्रस्ट होगा या तो सोसाइटीज होगा या तो रजिस्टर्ड कंपनीज होगा तो उनके लिए अपना अकाउंट कंप्लीट होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर्स में इनका अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न, और हर जो पार्टिसिपेंट्स है इनको कई पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकली कनेक्टेड और गैर कानूनी है। इनको जो काम कर रहे हैं उसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए और इसके अलावा कोई राजनीतिक या तो प्रतिपक्षों की किसी के साथ इनका कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसका उसी सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो कई सारी जो है सिस्टम उसमें डिटेल्स लिखा है, तो इनको पैसा अगर लेना है तो जो कानून में साफ साफ कह दिया उसको मानना पड़ेगा। सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, 2022 में FCRA नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे, ये बदलाव क्या कुछ थे ये भी समझना चाहते हैं। इसमें क्या है ना, ये जो पंजीकरण पहले एक होता था, रजिस्ट्रेशन जो होता था MCS, उसको अभी 2022 में 5 साल के लिए इन्होंने कर दिया था पहले, तो उसके बाद इसको अभी 5 से 10 साल तक कर दिया। अभी 10 ईयर्स तक इसका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, तो ये इन्होंने अमेंडमेंट ले आया। पहले इतना नहीं था और बाद में 5 साल किया था, अभी 22 में 10 साल कर दिया। सर, कोई और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे तमाम दर्शकों को आप देना चाहें इस विषय से संबंधित? देखिए, हम लोग का बात है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन
तो एक अच्छा चीज जो है हमारा इंडिया गवर्नमेंट से आता है, तो इसमें इंडिया गवर्नमेंट की एक फॉरेन करेंसी की जो स्टॉक होता है वो बढ़ जाता है। जितना हम लोग फॉरेन करेंसी इंडिया में आएंगे तो हमारा इंडियन इकोनॉमी उतना फ्लरिश होगा। तो इसीलिए हमें काम करने में, जैसे हमारा इंडियन करेंसी बाहर जाएगा तो वो हमारा नुकसान में आता है, जीडीपी कम होता है। अगर कोई फॉरेन करेंसी हमारा इंडिया में आता है तो हमारा उसमें जीडीपी बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी कंट्रीब्यूशन मिल जाए और उसी में कोई भी हमें एनजीओ के तहत हमारा गवर्नमेंट की काम कर सकता है, क्योंकि एनजीओ की पूरा काम ही है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग गवर्नमेंट की तहत काम करते हैं, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट से डायरेक्ट नहीं है। बिल्कुल सर, विदेशी फंडिंग पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए हमारे तमाम दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।